प्यारे साथियों नमस्कार। मेरे भाई कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ मेरे भाई सब आप बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। भाई आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक की पहला लेसन होगा। और ये देखो जो पूरा का पूरा मैं एनसीईआरटी बुक ही कवर करूंगा। यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें नहीं करूंगा। पहले आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को ही पूरा कवर करेंगे। आपको जैसा भी लगे उसके बाद आप बताइएगा भैया कि इसको एडवांस करना है कि और है ना कि कुछ और तरीके से करवा दें, उसको भी करवा देंगे। लेकिन आप पहले एक बार एनसीईआरटी बुक को रीड कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक रीड करना बहुत ही आवश्यक है। और जितने भी एग्जाम में आपके सवाल बनेंगे वो सब सवाल कहाँ से बनते हैं, ये यहीं से बनते हैं। ये मेरे भाई 10th बोर्ड के लिए नहीं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 10th बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो ये 10th बुक आपके लिए बहुत ही सफिशियंट होगा। और इसके एक एक लाइन को मैं रीड करके दिखाऊंगा, तो पूरा पूरा एनसीईआरटी कवर करूंगा। अगर एक वीडियो में कवर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो इसकी ओर बनाऊंगा ताकि ये पूरा का पूरा लेसन कवर हो जाए। तो ध्यान से देखना, अभी सभी भाई जुड़ जाएंगे एक बार सेशन को, सबके सब लोग शेयर कर देंगे। पहले लेसन का नाम ही आप देख रहे हैं, लेसन का नाम दिया रासायनिक अभिक्रिया। लेसन का नाम क्या दिया मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ देखो ध्यान से दिया है रासायनिक अभिक्रिया और एवं समीकरण। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं, बड़ा कर देता हूं। ध्यान से देखो मेरे भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए और ध्यान से देखना, ये देखो लिखा गया। अब आपको बेहतरीन ढंग से दिख रहा होगा। अब यहां से अगर हम बोलें, लिखा हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों को देखना होता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों पे हम विचार करेंगे। जैसे पहली परिस्थिति आपके सामने है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। आपको पता होगा मेरे भाई कि अगर गर्मी के दिन में दूध को खुला हम छोड़ देंगे तो एक जो नॉर्मल टेम्परेचर गर्मी का होता है उससे जो हमारा दूध हो जाता है वो कुछ टाइम बाद फट जाता है। एक तो स्थिति आपको ये देखने को मिलती है। दूसरी स्थिति कह रहे लोहे का तवा जिसपे हम रोटी पकाते हैं, वो तवा की बात की जा रही है कि अगर लोहे का तवा हो अथवा तसला हो, है ना, जिसमें हम किसी सामान को रखते हैं, तसला एक लोहे का होता है, उस तसले अथवा कील कोई ले लो जो हम एक दीवालों में निडल या कील रहती है जिसको हम लगाया करते हैं, उस कील को लेकर आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र वायुमंडल मतलब जैसे नमी, बरसात का मौसम हो और बरसात के मौसम में जब हमारे पास नमी हो जाए, इस नमी में अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा बेटा कि अगर हम इन सभी चीज़ों को हम खुले में छोड़ते तो उसमें जंग लग जाती है। एक तो ये हो गया। अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन पकाया जाता है ना, पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। ये सब कौन सी अभिक्रियाएं, ये सब क्या हो रही हैं, बोलोगे सर ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ये सब क्या हो रहा भाई, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये सब क्या हो रहा, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आगे देखो क्या कहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत आराम से एक एक लाइन को हम रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, पहले क्या कहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल देती है। पदार्थ के भौतिक, लिखो दिखा ना, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9वीं कक्षा में हम पढ़े। कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये कहना चाह रहा कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन आपको दिखता है तो उस रासायनिक परिवर्तन में आप बोलेंगे कि उसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध से दही बन जाना, और दूध से दही बन जाना क्या होगा भैया, एक रासायनिक परिवर्तन दिखा है, तो इस रासायनिक परिवर्तन को बोल सकते हैं इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या है, मतलब ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा है, क्या आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो वो फिर कह रहा है हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं है। मतलब जैसे दूध से दही बना तो दूध से दही बनने में क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, ये हम कैसे बता सकते हैं। इसी बात को लेकर इन सभी प्रश्नों को पाने के लिए आगे थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं, है ना मेरे भाई, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्या दिया है, ये कुछ आपके सामने दिया है एक रिएक्शन, सावधानी से क्रियाकलाप देखो करने के लिए दिया है कि आप क्या कर लो। बोला भैया कि आप देखो शिक्षक के सहयोग से आवश्यकता सुरक्षा की छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले, या मतलब आंखों पर चश्मा पहनना छात्रों के लिए उचित होगा।
लगभग 3 से 4 लंबे मैग्नीशियम रिबन को ले लो। किसको लेना है? मैग्नीशियम के रिबन को या मैग्नीशियम के फीते को लेकर के। अब मैग्नीशियम के फीते को लेकर के भैया मैग्नीशियम रिबन ले लो और उसे रेगमार्क से क्या करो, अच्छी तरीके से रगड़ कर साफ कर दो। जैसे मैं मैग्नीशियम के रिबन को ले लिया और उसको मैग्नीशियम के रिबन को बोलोगे रेगमार्क से अच्छे तरीके से रगड़ के साफ किया जाएगा। और साफ करने के बाद इसे चिमटे से पकड़कर, किसको? मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे से पकड़कर लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। माने इसको देखो हमने क्या करेंगे, चिमटे से पकड़ लेंगे और आग से जलाएंगे। जब आग से जलाएंगे तो इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो इस वाच ग्लास में ये देखो क्या किया, रिबन पकड़ा चिमटे से और ये बर्नर की सहायता से जलाया। तो ये जब रिबन जलेगा तो इसकी जो राख आएगी, तो कह रहा है इस वाच ग्लास में इसके राख को रखना है। रखने की बात कह रहा है मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखें। ये भी कह के रखा, अगर हम इसको जलाएंगे तो इसको दूर रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, आप इस चीज को मेंशन कर पा रहे होंगे, आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। किस बात को बोला देखने के लिए? ध्यान से देखना। आपसे ये कहना चाह रहा, आपने देखा होगा कि जब मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया का कारण बन जाता है। जैसे अगर हम इसकी अपक्रिया की आपसे बात करें तो ध्यान से देखना, इसकी अपक्रिया कैसे मेंशन करोगे, इसकी अपक्रिया को कैसे मेंशन करेंगे, इस चीज को देखो ध्यान से। बोला कि अगर मैग्नीशियम के रिबन को ले लेते हैं हम, तो मैग्नीशियम के रिबन को लेने के लिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, Mg। मैग्नीशियम का रिबन माने Mg और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेकर भैया जलाओगे तो क्या बनेगा, तो बोलोगे MgO बन जाएगा, MgO बन जाएगा। और ये मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसका नाम क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, बोलोगे यही सफेद चूर्ण है। ये क्या है, सफेद चूर्ण, या इसी को बोल सकते सफेद पाउडर के रूप में बन जाता है। और इसी सफेद पाउडर को देखो कह रहा है कि आप एक वाच ग्लास पे रखिए और रखने के बाद और भी अभी प्रयोग कहाँ करने के लिए उसको करेंगे। ये क्या है, तो बोलोगे ये तो ऑक्सीजन है। ये क्या भैया, ऑक्सीजन है। और ये क्या, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है ना। अगर ये जब जलता है तो क्या होता है, बोलोगे जब ये जलता है तो बेटा क्या होता है, श्वेत ज्वाला निकालता है। क्या निकालता है, श्वेत ज्वाला निकालता है। ध्यान से देखो, श्वेत ज्वाला निकालता है और ये बहुत तेज ज्वाला होती है। ध्यान से देखो आगे, आगे आपसे यहीं पे बोल के रखा है कि भैया अब देखो, और दूसरा ये वहां तक हो गया कंप्लीट। अब आगे फिर बोल के रखा है एक और क्रियाकलाप, एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए, परख नली में कुछ दानेदार जिंक ले लीजिए और यह तन सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। आप इसमें देखेंगे क्या होगा। एक फ्लास्क लेना, उसमें क्या लेना, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक का सूत्र क्या होता है, बोलोगे सर जिंक का सूत्र Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं H2SO4। अब इन दोनों को रिएक्शन करवाओगे तो बनोगे क्या, बोलोगे सर बना देंगे हम ZnSO4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो आप, कुछ इस तरीके से देखो, देख पा रहे हो इस रिएक्शन को। देखो बोल के रखा ना, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलता, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, जो यहाँ पे दिख रहा है आप बिल्कुल बना पाएंगे। लिखा है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस बना लोगे आप। ठीक है, लीजिए इसमें पोटेशियम आयोड डालिए, मतलब Ki डाल दिए, पोटेशियम आयोडाइड डाल दीजिए। बोला इसका घोल मिला के आप प्रेक्षण करिए। जब प्रेक्षण करोगे तो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और क्या बनेगा, PbI2 बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा। ये देखो बन गया। अगर इसका रिएक्शन लिखना पड़े तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, देखो ये क्या हो जाएगा सर, लेड नाइट्रेट के साथ जब पोटेशियम आयोडाइड को अभिक्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और क्या बन जाएगा, PbI2 अर्थात लेड आयोडाइड बन जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ देखो ये चीज पढ़ना है, यहाँ पे ऊपर दिए गए कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। अब इनको हम परीक्षण निर्धारित कैसे कर सकते हैं ये बता रहे हैं।
एक तो अवस्था में अगर जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात की रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण की बात की जाएगी, तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे? तो पहचानने के लिए ये चार तरीके बता रहे हैं। एक अवस्था में परिवर्तन देखेंगे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कहीं ना कोई परिवर्तन हो रहा होगा, उसको देख करके आप बताओगे भैया उसके अंदर परिवर्तन दिख रहा है। अब रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो रासायनिक अभिक्रिया करते वक्त अगर उनके रंगों में बदलाव आपको दिखता है, उनके कलर बार बार चेंज हो रहे हैं, या रंगहीन हो जा रहा है, या कोई और कलर दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में बोलोगे रंग में परिवर्तन को देख करके कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा क्या? गैस का निकास अथवा उत्सर्जन। यदि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं गैस निकल रही होगी। अगर गैस निकल रही है इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। आगे क्या? तापमान में परिवर्तन, कि भैया जब रासायनिक अभिक्रिया हम करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी तत्व होंगे उनके टेम्परेचर में कहीं नहीं कहीं प्रभाव दिखेगा। ये कहने का मतलब जैसे आप जानते हो कि अगर हम चूने को ले लें और चूने में अगर हम पानी को डालते हैं तो चूने में पानी डालने के बाद जो चूना होगा वो देखो भैया पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करने के बाद वो खौलने लगता है, और जिस भी बर्तन में रखते हैं वो बर्तन पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि तापमान में भी परिवर्तन देख करके हम पता लगा लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे हमारे चारों तरफ विविध प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के और प्रतीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखना। अब पहला ही हेडिंग क्या दिया, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दे दिया है? अगर इस पहले पॉइंट की हम आपसे बात करेंगे तो यहाँ देखो रासायनिक समीकरण क्या दिया, रासायनिक समीकरण। इसकी बात को पढ़ते हैं पहले आगे। यहाँ पे दिया है कि रासायनिक समीकरण क्या है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है ना। और वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाना, ये देखो संक्षिप्त रूप में लिखना है कि मैग्नीशियम लिख दिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं देखो बेटा वो क्या, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारक के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ध्यान से देखना। इसी को सिंबल में दिखाना हो तो बोलोगे सर Mg दिखाएंगे और प्लस क्या दिखाओगे, O2 दिखाओगे। क्या बनेगा, MgO बनेगा, MgO बनेगा। ध्यान से देखना, ये क्या होगा, यही उत्पाद कहलाता है, यही उत्पाद कहलाता है, ये प्रोडक्ट है। और ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, अभिकारक है। ये मेरे भाई क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अभिकारक। आप दोनों को ध्यान से देख लो। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। देखो जिसमें रासायनिक, ये देखो परिवर्तन इन दोनों के कारण हो रहा है, इन्हीं दोनों को हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक एक ऐसे नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं, बोलोगे भैया अभिकारक कहलाएंगे या अभिकर्मक कहलाएंगे, या इंग्लिश नाम में इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने के बाद या तत्वों के भाग लेने के बाद जो एक नया तत्व बनता है, एक नए तत्व का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो कुछ दिया गया है, आगे क्या दिया, ध्यान से देखना। अगर हम इसकी बात आपसे करते हैं तो भाई यहाँ पे देखो लिख के रखा है आपके सामने कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन, उनके मध्य एक तीर का निशान दिखाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का साइन होता है, चिन्ह लगाकर इन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। और इसी प्रकार उत्पादों के बीच देखो प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। कहने का मतलब ये कह रहा, ध्यान से देखना, ये पूरे के पूरी बात को आप समझने का प्रयास करना। मैं समझाता हूँ मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमने जो शब्द समीकरण लिखा, शब्द समीकरण का अर्थ क्या निकल के आया कि हमने एक तरफ बेटा मैग्नीशियम लिख दिया, एक तरफ मैग्नीशियम लिख दिया, और मैग्नीशियम के साथ साथ उसके बाद क्या लिखना भैया, यहाँ पे हमने वायु लिख दिया, वायु लिख दिया, और तीर के साथ ऐसे दर्शाया, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया। बोल रहा कि जो प्लस के साथ लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं इन सबको क्या कहते हैं, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं भैया, इन सबको अभिकारक कहते हैं। ठीक है। और तीर ये कहना चाह रहा है, तीर जिस साइड लगता है उस साइड किसका उत्पादन उस साइड क्या होता है, तो उस साइड उत्पाद होता है,
उस साइड क्या होता है, उत्पाद होता है। वो बोल के रखा मैग्नीज इधर जो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये क्या है, राइट साइड, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट उधर है, राइट इधर है। बोलने का अर्थ ये है कि भैया एक चीज ध्यान देना, लेफ्ट साइड में भी प्लस के तत्वों के साथ रखेंगे, प्लस के साथ रखेंगे, और राइट में भी रखेंगे, बस उत्पाद कितना बनता है। अगर एक अकेला उत्पाद बनता तो वहां पे कोई प्लस साइन नहीं होगा, अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते तो वहां पे प्लस साइन आएगा। ठीक है, ये इधर मेंशन करा कि इधर के तत्व इधर ही बन के आएंगे, इधर के तत्व उधर नहीं बनेंगे, ये चीज कहना चाह रहा है। आगे दिया है रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। रासायनिक समीकरण के निरूपण इससे संक्षिप्त विधि है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में या संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों से स्मरण करें तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि Mg+O2 gives out MgO, है ना, Mg+O2 gives out MgO। देखो आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहा है, ये पूरी बात आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो लिखा मेरे भाई, इस चीज को भी पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, यहां बोल के रखा है कि तीर के निशान के बाईं ओर से तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान है, यदि है तो समीकरण संतुलित है, अन्यथा नहीं। ये कहना चाह रहा है कि लेफ्ट साइड जितने तत्व हैं, लेफ्ट साइड जितने तत्व हैं, लेफ्ट साइड के तत्वों की संख्या और राइट साइड जो भी तत्व बन रहा है उसकी जो संख्या है, अगर वो बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। उसे क्या बोलोगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। अगर इनके तत्वों की संख्या बिल्कुल भैया बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलोगे, तो उसे बोलेंगे असंतुलित समीकरण। उन्हें क्या बोलोगे, असंतुलित समीकरण बोलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो समीकरण, नहीं बराबर है तो देखो असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, आगे कहा क्योंकि ये देखो समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा या रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम के वायु के जलने का ढांचा समीकरण है। माने अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारकों की संख्या होगी, जो उत्पादों की संख्या होगी, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और आपको पता होना ऊर्जा संरक्षण नियम भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे इस रासायनिक समीकरण में दास मतलब देखो द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये मास कंजर्वेशन लॉ है ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम काम करेगा। संतुलित समीकरण का महत्व क्या है, तो संतुलित समीकरण देखो कहना चाह रहा, तो उसके पहले ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मेरे भाई है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद है कि जिसका आप 9वीं क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कहना ये चाह रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ना तो उसमें नया द्रव्यमान कुछ बनेगा और ना ही द्रव्यमान का ह्रास होगा या कमी होगी। अर्थात ये कहना चाह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही हमने बताया कि जितना अभिकारक में तत्व होंगे, जितना उनका द्रव्यमान होगा, उतना मैग्नीस मतलब उत्पाद में जितने तत्व होंगे उसके बराबर होगा। दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि रासायनिक समीकरण के पहले एवं पश्चात तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण, देखो कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है अथवा संतुलित नहीं है, इसे चरणबद्ध तरीके से सीखना पड़ता है हमको, है ना। जैसे देखो ध्यान से एक सवाल हम देखते हैं, आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। नीचे लिखा गया भैया जिंक को ले लो और सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लो, जिंक को ले लो और किसको ले लो, सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लो और रिएक्शन कंप्लीट करो। देखो ध्यान से क्या बोल के रखा, जिंक ले लो और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। यहाँ से देखना ध्यान से कि अगर हम यहाँ से जिंक की बात करेंगे आपसे, यहाँ लिखा जिंक, जिंक लिखा है और क्या लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आप जानते हो मेरे भाई जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ एक सिंगल तीर बनाएंगे, बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, सल्फेट। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ध्यान से। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से मेरे भाई, अगर इसको मैं लिखूं तो इसको लिखो Zn
और इसको क्या लिखोगे H2SO4, H2SO4, और तीर बनाऊंगा तो क्या बनेगा ZnSO4 बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर मैं इसे संतुलित करने को आपको सिखाऊं तो ध्यान से देखना। अगर देखो ध्यान से संतुलित करने की बात आप जब भी करेंगे, इधर जितने भी तत्व हैं प्लस के साइड का एक बॉक्स में कर लेना, प्लस के बाद के साइड का एक बॉक्स में करना। जैसे Zn की मैं बात करूं, कितना Zn है, तो एक बार Zn है। और यहाँ पे H2SO4 की बात करें, 2 बार H2 है, S बार 1 है, और देखो ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार। ये दो तत्व हो गए अपने पास। तीर की साइड देखेंगे तो Zn भैया एक बार है, सल्फर एक बार है, ऑक्सीजन 4 बार है। एक बार याद रखना, जो एक साथ है उनको एक बॉक्स में बंद करना। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है। अब इसको बैलेंस कर लो, अगर दोनों तरफ बैलेंस हो गए तो मामला सेट है, अन्यथा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सर जिंक एक बार यहाँ पे जिंक एक बार, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बार यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार है। सल्फर एक बार यहाँ भी है। ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 4 बार है। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो बोलोगे यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण कैसा है, यह समीकरण संतुलित है। क्यों संतुलित है, क्योंकि भैया दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। कर ले जाओगे ना, यही बात देखो कुछ आगे ऐसे इसमें करके रखा है। आप इसी तरीके से आओगे, फेरस का देख लो, बहुत आसान सा हो जाएगा। अब बिल्कुल एक एक तरीके को सीखते हुए चलो, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे मेरे भाई कह के रखा, फेरस की बात कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो देखने का प्रयास करो। देखो भैया इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर लिखा Fe प्लस H2O और गिब्स आउट क्या बनाया, तो बोलो सर यहाँ पे बना के रखा Fe3O4, लिखा Fe3O4 और प्लस क्या लिखा H2, Fe3O4 प्लस H2। अब इसको आपको बैलेंस करना, देखो कैसे करोगे। ये एक अकेले साथ रहेगा तो लिखोगे Fe सिंगल बार है, और इन दोनों को एक साथ रखा है, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार। हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार है। और यहाँ पे आओगे तो बेटा बोलोगे Fe 3 बार है और ऑक्सीजन 4 बार है। ये दोनों एक साथ रखेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। अब ध्यान से देखो, अगर हम आपसे बात करें भैया हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार बैलेंस है। आयरन यहाँ देखो 3 बार, जबकि यहाँ पे आयरन 1 बार, तो 3 बार करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो यहाँ से 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो बोलोगे सर 4 ऑक्सीजन होगा और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ से 4 से गुणा कर दो, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 3 आयरन और 4 ऑक्सीजन, तो 4 एकम 4 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और 3 एकम 3 फेरस। तो इस तरीके से लिखोगे Fe प्लस H2O गिव्स आउट क्या बनाओगे, लिखोगे सर Fe3O4 प्लस H2। अब इसको कैसे बैलेंस करना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। भैया इस नंबर में किसी का मल्टीप्लाई किया गया, बोलोगे इस नंबर में किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसको ऐसे ही रखना। इस हाइड्रोजन में किसी का मल्टीप्लाई, यहाँ भैया 4 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 रख देना, ठीक है। यहाँ देखो फेरस का 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 रखना, आगे एक तरफ रखना, पीछे और नीचे की तरफ मत रखना। और ये देखो 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 रख देना। और इस तरीके से आपका जो ये समीकरण होगा, एक बैलेंस समीकरण आ जाएगा, एक बैलेंस समीकरण आ जाएगा। इसकी जो इतनी बड़ी बात है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सभी बातों को हमने इतने बातों में बताया, आप देखने का प्रयास करो, कर ले जाओगे ना। एक तत्व में जितने लिख रहे हैं उसके परमाणु उसको रख देना, उसके बाद दोनों तरफ बराबर करना, बराबर करने के बाद गुणा करके बराबर करना। जो नंबर गुणा करेंगे वो सबसे आगे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। आ जाओ अगले पेज पे आ जाओ। सेम वही पेज देखो दर्शा के अभी तक वही किया, वो 1-2 पेज में पूरा कंप्लीट किया, कोई बात नहीं भैया। ये देखो कुछ ऐसा करके यहाँ आया। अब एक यहाँ पे देखो आया हुआ है ना, ये यहाँ पे आया हुआ है। कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। कुछ अभ्यास प्रश्नों को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इन सवालों को एक बार जरूर करना। देखो ये वाला सवाल, अगर इस सवाल की मैं बात करूंगा तो बिल्कुल इसको करना। ये देखो हमने तो बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये बैलेंस है। कार्बन प्लस H2, देखो लिखा CO प्लस 2H2, ये बैलेंस ही करके रखा क्या, CH3OH। इसको चेक करना बैलेंस है कि नहीं है। ये भी चेक करना मेरे भाई, जो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया वाला है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको भी आप करना। इन दोनों को जरूर आप करके जरूर हमें बताएंगे।
ध्यान से देखो, अब इन सवालों का जवाब दे पाते हैं हम। ध्यान से देखो, इन सभी सवालों का जवाब मेरे भाई हम देते हैं। आप बिल्कुल आप भी देने का प्रयास करें। देखो क्या होगा जवाब इन सब का, ध्यान से देखना। अगर हम पहले सवाल की ओर चलें तो बोल रहा कि मैग्नीशियम में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो यहाँ देखो पहले सवाल का जवाब क्या होगा। बोल रहा ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो आपको बोलना कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इस वजह से साफ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। क्या, बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसे साफ करने के लिए हम किससे रगड़ते हैं, रेगमार्ग से रगड़ते हैं। जिसे साफ करने के लिए मेरे भाई किससे रगड़ते हो, रेगमार्ग से रगड़ते हो। दूसरे सवाल में देखो लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो दूसरे का पहला क्या लिखा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 हो जाएगा क्या, HCl। क्या बनेगा, HCl बनेगा। और आपको बता सर यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, और यहाँ से लगाओ 2 HCl हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब अगले सवाल के अंदर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस लिखा एल्युमिनियम सल्फेट, तो आप लिखोगे Al2SO4 का होल थ्राइस बना देना। Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट तो बन रहा बेरियम सल्फेट, तो लिखोगे BaSO4 और क्या बना बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो लिखोगे AlCl3। इसको आप बैलेंस करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसको बैलेंस करना। तीसरा देखो क्या कह के रखा है, सोडियम प्लस जल, इसका मतलब Na प्लस H2O गिव साउथ क्या बनेगा, बोल के रखा भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस तो H2 बनेगा। इसको भी आप बैलेंस करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। ऐसे देखो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, देखो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 है ना, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 और क्या बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है। और क्या बन रहा है देखो, और भैया बेरियम सल्फेट का अवशेष बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है। इसको भी बना ले जाओगे आप। ये देखो क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या Cl के साथ करवा दें, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना तो NaCl बना, और क्या बन जाएगा, और जल बनता है तो H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से आप हर एक सवाल का क्या कर पाएंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे, ये भी सवाल बैलेंस करेंगे, ये भी सवाल बैलेंस करेंगे। तो मैं ये जितने भी शब्द समीकरण दिए गए थे इन सभी शब्द समीकरणों को करवा दिया। ध्यान से देखो एक नए पेज की ओर आते हैं और कुछ दिया गया है। चलो भैया रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, इन रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश होगा ये कंप्लीट कर लें। और आपको पता होगा रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक अपक्रिया के 5 प्रकार होते हैं, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, और एक और अपक्रिया आती है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, अपचयन और उपचयन। इन सभी क्लासों को हम अब एक और अगली क्लास में लेंगे, ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई। तो एक बार मेरे भाई सभी बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि और भी बेहतरीन ढंग से सभी चैप्टर्स करवा दें, फिजिक्स के भी एनसीईआरटी कवर करवा दें, बायो के भी एनसीईआरटी कवर करवा दें। तो आप बिल्कुल कमेंट में अपने जो भी आपका मत होगा, जो भी आपका विचार होगा, जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद सभी भाइयों को।